दोस्तों नमस्कार। आज एक बड़ा ही मज़ेदार विषय लेकर के आपके समक्ष आया हूँ। एक ऐसा विषय है जिस पे कई सारे ऐसे कमेंट्स भी मैं सुनता हूँ, कई सारे फ़ोन कॉल्स भी आते हैं, या एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के छात्रों के बीच या जो पब्लिक है उनके बीच एक कन्फ्यूज़न की स्थिति रहती है। पीएचडी एडमिशन, ये आज का विषय है। हमें से कई लोग हैं जो पीएचडी करना चाहते हैं लेकिन प्रोसेस नहीं पता, प्रक्रिया नहीं पता, कैसे करें, कहाँ से करें, क्या फ़ीस लगती है, क्या सिस्टम होता है, क्लास अटेंड करना पड़ता है क्या, एग्ज़ाम भी होता है क्या, जॉब से एनओसी भी ले, मतलब कई तरह के प्रश्न हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल तरीके से पीएचडी एडमिशन के बारे में सब कुछ बताऊंगा। साथियों, पीएचडी करने के लिए सबसे पहले तो आपका मास्टर्स होना ज़रूरी है। एमए किसी भी विषय में, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट में आप मास्टर्स कर लेते हैं तो उसके बाद आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक बात। दूसरी बात ये, कई सारे लोगों को ये भ्रम है, ये इल्यूजन है, उनको लगता है कि जब तक नेट ना हो जाए, जेआरएफ ना हो जाए, तब तक पीएचडी नहीं कर सकते, बल्कि ये गलत है। ये गलत हम कह सकते हैं एक धारणा है। आपने मास्टर्स कर लिया, भारत के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो साल में एक बार, कुछ साल में दो बार भी, ट्वाइस इन अ ईयर भी पीएचडी के फॉर्म्स आउट करते हैं। आप उसको अप्लाई करिए। वो अपना एंट्रेंस लेता है जिसमें 100 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट होते हैं ऑब्जेक्टिव। उस एंट्रेंस को आप क्वालिफाई करिएगा, जो कि एक आसान होता है। उसके बाद आप इंटरव्यू में जाते हो। इंटरव्यू बड़ा क्रूशियल है। इंटरव्यू में आपको क्या करना है, जब आप पीएचडी के इंटरव्यू में जाइएगा तो आपके पास एक रिसर्च प्रपोजल होना कंपलसरी है। कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, इंटरव्यू में हम जब भी जाते हैं तो हम अपने सर्टिफिकेट्स को कैरी करते हैं, चाहे कोई सा भी इंटरव्यू हो भारत में। बट पीएचडी का इंटरव्यू थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा क्रिटिकल है, रिसर्च ओरिएंटेड है। तो पीएचडी के इंटरव्यू में साथियों आपको रिसर्च प्रपोजल ले करके जाना है। वो अगर आप लेके नहीं जाओगे तो आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है? रिसर्च प्रपोजल का मतलब है साथियों कि सबसे पहले आप टॉपिक चूज करिए। पीएचडी का मतलब क्या है? ये कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं है। पीएचडी का मतलब है कि आप रिसर्च करोगे। तो क्या रिसर्च करोगे? कोई तो टॉपिक होना चाहिए। सब ऑल्टर्न स्टडी है, या महिला विमर्श है, किन्नड़ विमर्श है, पर्यावरण है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय राजनीति है, भारतीय कृषि है। कुछ तो टॉपिक, तो कोई एक टॉपिक अपना इंटरेस्टिंग जो उसको चूज करिए। उस पर इन डेप्थ लिटरेचर रिव्यू करिए, यानी उसको पढ़िए, उससे जुड़ा आर्टिकल, जर्नल, मैगजीन, यू कैन से रिसर्च पेपर, थीसिस, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। और उस बेस पे एक फॉर्मेट को फॉलो करते हुए, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उसमें अपनी टेक्निकलिटीज़ होती है, उसको फॉलो करते हुए 10 से 12 पेज का एक स्टैंडर्ड रिसर्च प्रपोजल बनाइए। और उस रिसर्च प्रपोजल को लेकर के ही इंटरव्यू में जाना है, ये कभी भूलिएगा मत। उस रिसर्च प्रपोजल के बेस पे ही आपको इंटरव्यू में 90% जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा ना, पीएचडी का इंटरव्यू 10 से 15 मिनट चलता है ऑन एन एवरेज, तो उसमें 90% जो क्वेश्चन है ना आपका रिसर्च प्रपोजल से पूछा जाएगा कि भाई क्या टॉपिक आपने चूज किया, क्यों किया, इसके बारे में क्या जानते हैं, क्या पढ़ा है, कौन कौन से ऐसे ऑथर्स हैं, क्या ऐसी फिलॉसफी है, मतलब उसके बारे में आप स्टडी करके जाना। ऑब्वियस सी बात है, जब आपने प्रपोजल बनाया है तो पढ़ाई होगा, उसको डेप्थ पढ़ लीजिए, वहां जाके आपको आंसर करना है। अगर इंटरव्यू आपका अच्छा गया, नेट आपके पास नहीं भी है, जेआरएफ आपका नहीं भी है, और इंटरव्यू में आपने मतलब धमाकेदार परफॉर्मेंस दे दिया, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये हमेशा आप ध्यान रखिए, एक बात। दूसरी बात कि कई लोगों को लगता है सर कि जेआरएफ, तो जेआरएफ जिस दिन आपका होगा, सपोज करिए साल में ट्वाइस इन अ ईयर यूजीसी नेट का एग्जाम होता है। अब मान लेते हैं कि आपका पीएचडी एडमिशन अक्टूबर में हुआ और जेआरएफ आपने जनवरी में क्लियर किया, 3 महीने बाद। तो जिस दिन आपका जेआरएफ क्लियर होगा ना, उस दिन से ही आपको यूजीसी पैसा देगी। ठीक है? जिस दिन आपका नेट, मान लीजिए पीएचडी में आपका एडमिशन हो गया लेकिन नेट नहीं है आपके पास, तो जिस दिन आपका नेट होगा उस दिन से आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस इंफॉर्मेशन के अभाव में मैं देखता हूं कई सारे स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। साल, 2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल मैं देखता हूं सिर्फ स्टूडेंट्स वेट करते रहते हैं कि मेरा नेट हो जाएगा, जेआरएफ हो जाएगा तो मैं पीएचडी में एनरोल्ड होऊंगा, और तब तक उनका अपना 30s और बहुत एज हो जाता है। तो ऐसी गलती ना करें। अगर आप मास्टर्स कर चुके हैं तो आप अप्लाई करना स्टार्ट करें, एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बना लें। इसके बाद एक प्रश्न और मेरे पास आता है कि जो जॉब वाले लोग हैं, क्योंकि कई सारे टीचर्स हैं और भी अलग अलग प्रोफेशंस में हैं, ब्यूरोक्रेसी में, कि भाई सर क्या हमें जॉब छोड़ना पड़ेगा? तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कोर्स वर्क इसमें होता है। जो पहले 6 महीने का होता था अब 1 साल का हो गया नए रेगुलेशन में।
तो कोर्स वर्क के दौरान आपको एनओसी लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जहां भी जॉब करते हैं, चाहे किसी स्कूल में करें चाहे किसी ऑफिस में करें, क्योंकि 1 साल आपको क्लास करना पड़ता है। पहले 6 महीने था, अब 1 साल हो गया, जिसको कोर्स वर्क कहते हैं। उसके बाद आप अपने सुपरवाइजर के साथ एक अच्छा कोर्डियल रिलेशनशिप बनाइए और उनकी सहमति के बाद, गुरु कृपा के बाद आप अपने जॉब को कंटिन्यू कर सकते हो। ये ध्यान देने की बात है। तो 1 साल तक मैनेज करने वाली बात होती है, और क्योंकि पीएचडी मिलेगा तो आपको प्रमोशन मिलेगा, तो आप इतना सेक्रीफाइस कर सकते हो। तो जो जॉब वाले लोग हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ। बाकी इसके अलावे भी इंडिया में कई सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई लोग सेंट्रल से करना चाहते हैं, उसकी संख्या मान लीजिए 54 है पूरे भारत में। आईआईटीज़ की संख्या है काफ़ी, फिर एनआईटीज़ है आजकल, तो आईआईटी में भी मान लीजिए ह्यूमैनिटीज़ सोशल साइंसेज में पीएचडी होने लग गया। तो उसके अलावे भी कई सारे बीआईटीज़ वगैरह हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन को एनलार्ज किया जा रहा है, काफ़ी स्कोप्स आ रहा है, उसको आप एनालाइज करिए, उसको आप देखिए और एडमिशन लीजिए। फिर भी आपको कोई दिक्कत होता है, डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा अपना नंबर छोड़ता हूँ। हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आपको आती है, 24/7 आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। धन्यवाद।